एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान और आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं पेपर एनालिसिस। मैं आज आपको आपका जो थर्ड लैंग्वेज है, इंग्लिश एज थर्ड लैंग्वेज, उन बच्चों को ये बताना चाहती हूँ। उनको पता है कि उनका पेपर कैसे आता है, बट पेपर के अंदर हमें किन किन चीजों का ध्यान देना है, जो भी हमें टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्हें हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, उन टॉपिक्स के लिए हमको क्या चीज पढ़नी है जिस पर हमें थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, वो हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप लोगों को जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं वोकैबुलरी बेस्ड, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अब क्योंकि यहां पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स, तो आपको यहां पर जैसे बी आर ब्लैंक स्पेस वी ई डाला तो आप यहां पे ए लगा दोगे, ब्रेव बन जाएगा, TEACH बन जाएगा, BOXER बॉक्सर बन जाएगा, FAITH। सेकेंड्स भी नहीं लगने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में। अभी बताती हूं कि वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको वर्ड्स को लिखना है। अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पंक्चुएशन में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, ठीक है, तो कुछ बेसिक पंक्चुएशंस आपको पढ़कर जानी पड़ेंगी, जैसे कॉमास कहां लगाते हैं हम, ठीक है, फुल स्टॉप्स कहां लगेंगे, क्वेश्चन मार्क्स कहां लगते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं, ये वाले थोड़े से पंक्चुएशन पढ़ के जाना जरूरी है। इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। ध्यान देने वाली बात यह है, ये स्टार्टिंग के 4 सवालों में कि ये जो 4 सवाल है ये आपके कितने कितने मार्क्स के हैं, लाइक 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 नंबर के आपको दिए हुए हैं। कैन यू इमेजिन 8 मार्क्स के सवाल है ना, और इनको करने में आपको 8 मिनट्स भी नहीं लगने चाहिए। दे आर सुपर इजी क्वेश्चंस। ध्यान से देखना, ये देखो, ये अगला सवाल जैसे दिया हुआ है ना कि रेन वाटर है ना, अब इसने क्या बोला, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड। तो अब क्या करना है, रेन वाटर से अभी के अभी देखो, मेरे साथ बना के देखो क्या बन जाएंगे। एक तो बन जाएगा वेटर, बन जाएगा या नहीं बनेगा। एक क्या बन जाएगा, टेरिन बन जाएगा, TERRAIN, ठीक है। और क्या बन सकता है, एक रेन बन जाएगा अलग अलग, एक वाटर बन जाएगा, और क्या बन सकता है, बोलो। और तुम भी बना सकते हो, वेटर बन जाएगा, टेरिन बन जाएगा, रेन अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, और क्या बन सकता है, बोलो। आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आगे पीछे करके जो भी तुम बना सकते हो, केवल तुमको मेक 4 वर्ड्स इन्हीं लेटर्स को यूज करके बनाना है, बस ये वाली चीज ध्यान में रखनी है। अब जो भी वोकैबुलरी रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे, मैं आपको 2 से 3 टिप्स बताना चाहूंगी कैसे आप अपनी वोकैबुलरी को बेटर कर सकते हैं, जिसके अंदर टिप नंबर 1 है रीडिंग। भैया रोजाना की, डेली का मैं चाहती हूं बच्चा, हर एक बच्चा 15 मिनट्स की अगर रीडिंग करे, उससे क्या होगा, पहली बात तो उसका नॉलेज बढ़ेगा। जो भी सब्जेक्ट तुमको पसंद है, जो भी टॉपिक तुमको पसंद है, जिस भी फील्ड में तुमको इंटरेस्ट है, उससे रिगार्डिंग कोई भी आर्टिकल पढ़ो, कुछ भी चीज पढ़ो, बट रीड करना बहुत जरूरी है। जब हम रीड करते हैं तो हमारा उस लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग बेटर होता है, हमको न्यू वर्ड्स पता चलते हैं, ठीक है। हमको जब हम एक ही चीज रोजाना पढ़ रहे हैं तो वो हमको जल्दी समझ में आने लगती है। अभी बहुत सी बार आप देखोगे कई क्वेश्चंस को आपको बार बार पढ़ना पड़ता है टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड, है ना, अपने आप को समझाने के लिए कि भाई मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये क्या कह रहा है। बट जब आप डेली रीड करोगे तो चीजें आपको ऑटोमेटिकली जल्दी समझ में आने लग जाएंगी, वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, पंक्चुएशन का भी पता चलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, ये जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स आप नहीं बना पाते हैं, ये जो वर्ड्स की कमी आप लोगों के पास हमेशा रहती है, ये सब चीजें दूर हो सकती हैं अगर आप डेली रीड करते हैं 15 मिनट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए, ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। जो भी बच्चा अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करता है उसे डेली एक बार स्टार्ट तो करना है और कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हो सकता है जब भी आप रीड कर रहे हो या इंग्लिश के अंदर कोई भी पॉडकास्ट सुन रहे हो, YT पे कोई वीडियो देख रहे हो, अपने आप को इंग्लिश से थोड़ा सा यूज टू करना सीख लो, क्योंकि आगे ये लैंग्वेज बहुत काम आने वाली है। कितना भी तुम इसको बोल लो, बट ये लैंग्वेज काफी काम आती है। स्पोकन इंग्लिश का तो आप जानते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पर। जॉब्स ही नहीं मिलती है लोगों को क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप जब भी रीडिंग कर रहे हैं
या आप कोई भी चीजें सुन रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी न्यू वर्ड्स अगर आपके सामने आते हैं तो आपको बहुत सारे वर्ड्स एक साथ बैठकर रटना नहीं है। कुछ बच्चों को मैं बोलती हूँ तुम्हें अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, तुम क्या कर रहे हो? बोले मैम मैं डेली के 15 वर्ड्स लिखता हूं। अरे क्यों लिखते हो भाई? 50 वर्ड्स में से तुम्हें एक शब्द याद नहीं रहेगा। तुमने मान लो एक दिन में 2 कोई वर्ड्स देखे। मैं कल परसों अभिषेक बच्चन का एक इंटरव्यू देख रही थी, उसके अंदर उसने बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड्स यूज किए। मैंने उनके मीनिंग्स को देखा, मुझे इतने बढ़िया लगे वो, है ना। तो अब मैंने सोचा है कि मैं उन वर्ड्स को रोजाना कभी कभी जहां भी हो पाएगा वहां पर क्या करूंगी, उनको यूज करना स्टार्ट करूंगी, है ना। जब हम अपने ऊपर प्रेशर डाल देते हैं बहुत सारी चीजें याद करने का या इस तरीके से, आप 50 वर्ड्स का अगर अपने आप को टारगेट दो कि भाई मैं 50 वर्ड्स रोजाना बैठकर रटूंगा, वो आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे और वो आप ज्यादा दिन कर भी नहीं पाओगे। तो चीजों को इंटरेस्टिंग बनाओ, बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करो खुद को। वोकैबुलरी ऐसे ही इंप्रूव हो सकती है रीड करके, ठीक है। ज्यादा रीडिंग करो, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में चीजें देखो, कोई भी वर्ड अगर नया सुनने को मिलता है उसका मीनिंग देखो एंड देन स्टार्ट यूजिंग दैट वर्ड। जब आप उसको अपना लोगे अपनी डेली लाइफ में तो वो आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो ये डेली के 50 वर्ड्स मैम हम याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, ये वाला सीन थोड़ा सा आपको हटाना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे है राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। अभी गार्डन एक वर्ड दे दिया, अब रिलेटेड वर्ड आपको लिखने हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल, तो गार्डन से रिलेटेड। बेसिकली आप देख रहे हो कि इस टाइप के भी जो क्वेश्चंस हैं यहां पर आपका क्रिएटिव स्किल मेरे को लगता है कि चेक किया जा रहा है ना, कि तुम्हारे दिमाग में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। जैसे ही तुमको ये वर्ड दिखा तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीजें आई, तो तुमको रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कि एग्जांपल गार्डन होता है, गार्डन कैसा होता है, ब्यूटीफुल होता है, और गार्डन से तुमको क्या क्या चीजें याद आती है लिख दो। समझ में आया? इसीलिए वोकैबुलरी अगेन क्या है, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजें पढ़ो, जितना ज्यादा रीडिंग करोगे, और मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हारी स्कूल की किताबें पढ़ो, तुमको वो बोरिंग लगती है मत पढ़ो, कुछ और पढ़ लो जो तुमको अच्छा लगता है। आपको सबसे बेस्ट चीज मैं बताऊं, मैं बच्चों को जब भी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेती थी मैं बच्चों को ये बोलती थी, बच्चों अगर तुमको भी अपना वोकैबुलरी इंप्रूव करना है, अपना क्रिएटिव स्किल थोड़ा दिखाना है, अपना थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग थोड़ा सा ठीक करना है, या तुमको वर्ड्स नहीं मिलते हैं जल्दी से, तो तुमको क्या करना है, ये जो कहानियां नहीं होती थी बचपन में, जो मम्मी कहानी दादी नानी कहानी सुनाती थी, आप क्या करो उन कहानियों को इंग्लिश में देखो, वाईटी पे अवेलेबल है। उनका लैंग्वेज बहुत सिंपल होता है क्योंकि वो बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और इंडियन देखो तो अपनी जगह से रिलेट कर पाओगे। जब हम उधर बाहर का देखते तो हम रिलेट नहीं कर पाते बहुत सारी चीजों से, हमारे कल्चर से, हमारे ट्रेडिशन से, हमारी डेली लाइफ से, हमारे डेली चॉइस से, है ना। तो आप इंडियन देखो, वो कहानियां देखो जो आपको दादी नानियां सुनाती थी, एवरीथिंग इज देयर ऑन यूट्यूब इंग्लिश के अंदर, अपने आप वर्ड्स नहीं मिल जाएंगे। आगे बढ़ते, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, एड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। अब अपने को क्या करना है, हमको नाउन, अब तुमको यहां पर ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या होते हैं। तो दैट मीन्स आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनका आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए, ठीक है, कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे हम बना सकते हैं एक एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नाउन ये कैसे बन सकते हैं, ठीक है। कोई एक वर्ब दिया है, उससे तुमको अगर नाउन बनाने को बोल दिया तो तुम क्या करोगे, उसमें आईएनजी लगा दोगे, वो जेरेंड बन जाएगा जो एक नाउन का काम करेगा। करते हैं ना हम, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, अभी स्विमिंग वैसे तो वर्ब है बट यहां पर नाउन की तरह काम कर रहा है। तो अगर तुमको बनाना हो कोई एक और नाउन, टाइगर के बाद एक और नाउन डालना हो, तो तुम क्या डालोगे, आर से, बताओ कोई भी बच्चा क्या यहां पर बना पाएगा, बताइए। टाइगर के बाद आर से रैट बना दो यार, फिर टी से बना दो, फिर टी से बना दो। तुम बोल रहे एड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड, लास्ट लेटर जो है प्रीवियस वर्ड का उससे नया लेटर बनाना है, बना दो। टाइगर बना दिया, रैट बना दिया, अभी टी से कोई और वर्ड निकालो दिमाग में, सोचो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। समझ में आ रहा है? कुछ भी बना दो यार, टॉफी बना दो, कुछ भी बन सकता है। ई से क्या बनाओगे, एलिफेंट बना दो, वापस टी आ गया, टी से क्या बना सकते हो, टॉर्च बना दो। सब नाउन है ये, सब नाउन है ये, हमारे आसपास जितनी चीजें हैं सब नाउन है, हम घिरे हुए हैं नाउन से।
राइट बहुत इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत रहता है। अगेन नेक्स्ट है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग फ्रेज। देखो अब फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे काफी सारी गलतियां करते हैं क्योंकि कुछ फ्रेजेस होते हैं उनके मीनिंग फिक्स्ड होते हैं भाई, ठीक है, उनके साथ प्रेपोजिशन भी फिक्स है और उनके मीनिंग भी फिक्स्ड है। अगेन रीडिंग से ये बहुत इंप्रूव होता है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर अपने आप को इंप्रूव अगर आप करना चाहते हो तो रीड करो जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। तो कुछ फ्रेजेस होंगे वो आपको इस तरीके से याद ही करने होंगे, ठीक है, कुछ बेसिक कॉमन होते हैं, मैं आपको करवा भी दूंगी क्लासेस के अंदर जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपैंड इट्स मीनिंगफुली। अब फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, फ्रेज ये वाला तो ये तो फिक्स्ड फ्रेज है ना, इंस्टेड ऑफ कि इसकी बजाय इसका ये मतलब होता है, तो उसने बोला है कि तुमको क्या करो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ, इसको यूज करते हो। बट दूसरे वाले में उसने बोला कि एक क्लॉज ऐड करो। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या होता है, जैसे एक क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है ना, एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना क्लॉज के अंदर बहुत जरूरी होता है। वो डिपेंडेंट भी हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आपके चैनल पर वीडियोस डले भी हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डलवा दूंगी मैं प्लेलिस्ट के, वहां से जरूर देखिएगा। फ्रेजेस और क्लॉजेस का इतना जबरदस्त वीडियो वहां पे डाला हुआ है जहां पे एक एक चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यस यस नेक्स्ट है अटेम्प्ट एनी वन, एड अ प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू न्यू वर्ड्स। अगेन प्रीफिक्स और सफिक्स, आप प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड कर सकते हो, आगे कुछ ऐड करके वर्ड चेंज हो जाता है, पीछे कुछ ऐड करके वर्ड चेंज हो जाता है, जैसे अपॉइंट का हो सकता है डिसअपॉइंट, पॉसिबल का हो सकता है इम्पॉसिबल, पीछे ऐड करना है तो अपॉइंटमेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है, बहुत इजी है, वर्ड्स पता होने चाहिए, है ना, दिमाग चलना चाहिए एग्जाम के टाइम पे। सो यस मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कितना इजी सवाल यार, क्या पूछते हैं ये लोग आपसे, पॉसिबल और अपॉइंट, कोई भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ दोनों में से किसी एक को यूज करते हुए, नहीं बना सकते, बहुत इजीली बना सकते हो, है ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू दी एक्टिविटीज। अब ये जो रीड द फॉलोइंग पैसेज वाली चीजें होती हैं और फिर बोला जाता है डू दी एक्टिविटीज, पैसेज वाली चीजों में सबसे पहले एक काम आप लोगों को करना होता है, वो ये कि पहले क्वेश्चन को रीड करना होता है। जब भी कोई पैसेज वाली चीज आप लोग करें तो प्लीज क्वेश्चन को रीड जरूर करें पहले, ठीक है। ये क्यों बोल रही हूं, क्योंकि बच्चे बार बार पैसेज को पढ़ने में लगे रहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हैं। बच्चों को पहले क्वेश्चन रीड करने चाहिए बहुत अच्छे से, और उसके बाद अब जैसे ये टेक्सचुअल दे रखा है तो आपके बुक का ही होगा, है ना, वो आपने पहले पढ़ा हुआ भी होगा, तो इसीलिए पहले क्वेश्चंस पे जाओ, देखो क्या पूछा हुआ है, एंड देन पैसेज में ढूंढो। अभी करना क्या होता है आप लोगों को, क्वेश्चन में से वो कीवर्ड्स उठाने हैं जो आपको पैसेज में मिलेंगे, ठीक है, और उनको ही ढूंढना है। मान लो मुझे बर्थडे पर ब्लैक ड्रेस पहनना था, तो मैं दुकान पर पहले से सोच कर गई कि मुझे ब्लैक ड्रेस पहनना है, तो मेरे को बहुत कम टाइम लगेगा, है ना, दुकानदार जाते मेरा दिमाग ब्लैक ड्रेस ही ढूंढ रहा होगा। बट अगर मैं क्लूलेस जाऊंगी तो मैं शायद बहुत ज्यादा टाइम लगाऊंगी और मैं कुछ चूज भी नहीं कर पाऊंगी। तो वैसे ही अनसीन पैसेज में भी आप अगर क्लूलेस घुस जाओगे कि आपको पता ही नहीं आप क्या करने आए हो पैसेज में, तो फिर आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपको पहले से क्वेश्चन रीड करा होगा तो आपको पता होगा आप क्या करने के लिए आए हो, एंड इवेंचुअली आप जल्दी आंसर जो है वो ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा पैसेज दिया रहता है एंड देन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस। बहुत बढ़िया, कितना इजी है। भोली हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, सम पार्ट ऑफ भोलीज ब्रेन वाज डैमेज्ड, भोलीज एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, भोली हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड। क्या क्या चीजें हुई, यहां से आपको एक एक करके सेम ऑर्डर में बताने की, पहले क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ। राइट एनी 4 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। बहुत इजी सवाल। ये देखो यहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, काफी बच्चे ये बोलते हैं कि मैम ये नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला बता दो, बहुत ही आसान है और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ाई भी हुई हैं। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज फेयर एंड प्रिटी, कैसे बना सकते हैं, पैरेललिज्म का ध्यान यहां पर रखना होता है कि जो नॉट ओनली के बाद लगा होगा वही बट ऑल्सो के बाद लगा होगा, ठीक है। हाँ, जो फॉर्म है जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान रखना हमको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे एट बर्थ द चाइल्ड वॉज फेयर एंड प्रिटी, कैसे बनाएंगे बोलो,
एट बर्थ द चाइल्ड वॉज नॉट ओनली के बाद आप फेयर लिख दीजिए, बट ऑल्सो के बाद आप प्रिटी लिख दीजिए। तो जैसे नॉट ओनली के बाद केवल फेयर आया, वैसे ही बट ऑल्सो के बाद केवल प्रिटी आना चाहिए। बच्चे गलती क्या करते हैं, एट बर्थ नॉट ओनली द चाइल्ड वॉज फेयर बट ऑल्सो प्रिटी, ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जो गलत होता है। पैरेललिज्म का ध्यान रखते हुए हमको सेंटेंस जो बनाना रहता है वो ऐसे बनाना रहता है कि एट बर्थ द चाइल्ड वॉज नॉट ओनली फेयर बट ऑल्सो प्रिटी। तो ये होता है पैरेललिज्म कि नॉट ओनली के बाद जो आ रहा है वही बट ऑल्सो के बाद आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं बना सकते कि एट बर्थ नॉट ओनली द चाइल्ड वॉज प्रिटी बट ऑल्सो फेयर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनेबल टू। तो अब अनेबल टू का मतलब क्या है, कुड नॉट का मतलब क्या होता है, क्या होता है कुड नॉट का मतलब, कोई चीज को ना कर पाना, वहीं पर आपको अनेबल टू यूज करना है बस, है ना। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, लिटिल सुलेखा was unable to speak till she was 5। सिंपल सी बात है, पास्ट में है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। पर्सनल रिस्पॉन्स बहुत इजी है। स्मॉल पॉक्स इज अ डिजीज, राइट एनी अदर 4 नेम ऑफ 4 डिजीज, राइट 2 सिम्टम्स ऑफ एनी वन ऑफ इट। उसने बोला कि भाई स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है, कोई नेम लिखो और 4 डिजीज, 4 बीमारी के और उसके कोई सिम्टम लिखो। कोई भी 4 बीमारी के सिम्टम लिख दो यार, टाइफाइड के लिख दो, कोविड के लिख दो, जो भी 4 बीमारी तुमको और पता है उसके सिम्टम लिख दो। क्या है ये, कुछ भी नहीं है भाई। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। इनका तो तुम जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही तुमको नंबर मिलेगा। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज है ही नहीं। कंप्लीट द सेंटेंस, रीड द फॉलोइंग पैसेज। अभी पैसेज वाले क्वेश्चंस में मैंने बताया है आप लोगों को कि पहले पैसेज नहीं पढ़ना, पहले सवाल पढ़ना है। जैसे द बुक स्वामी एंड फ्रेंड्स इज अ गुड रीड फॉर। अब तुमको पता है मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है, ये है वो कीवर्ड्स या की फ्रेजेस जो तुम जाके पैसेज में फाइंड आउट करते हो, जिससे समय बचता है। अगर तुम पहले ही पैसेज में कूद गए तो तुमको पता ही नहीं है, तुम पढ़ो, अपना टाइम वेस्ट करो, है ना। बट तुमने पहले सवाल पढ़ लिया कि ये जो किताब है इसके बारे में मुझसे पूछ रहा है, इज अ गुड रीड फॉर, किसके लिए है ये, बताओ मुझे। इन सच सिंपल इंग्लिश इट इज हार्ड टू इमेजिन दैट इट इज अ वर्क सच ऑफ लिटरेरी जीनियस। कहां पर लिखा है ये, पहले इस बुक को ढूंढो। क्या यहां पर दिया है, नहीं दिया। क्या यहां पर दिया है कहीं पर भी, बताओ मुझे। नहीं दिख रहा है कि तुम्हें दिख रहा है। क्या था बुक का नाम, स्वामी एंड फ्रेंड्स। is written in such simple English, it is hard to imagine that it is a work of such a literary genius like R.K. Narayan. The English used in book is both plain and simple without any troubling words for the kids. And the use of simple and short sentences add to the simplicity of the work. It is mentioned in the description that the book is about a mischievous 10-year-old Indian boy, and some parents may be concerned about the influence that this will have on their already mischievous children. But this book is as such, it encompasses the mischief of the kids in a view of kid which is harmless and pure in his perspective. All amidst all the mischief and naughtiness, we actually find that Swami is a loving and tender kid who is actually very sensitive. It is also known fact that mischievous kids are the most sensitive and loving people of all. R.K. Narayan does a great job conveying that all of us. So in conclusion, it can be said that this book is a good read for children of all ages. किसके लिए है, children for all ages। मेरे को पता चल गया यहाँ पे मेरा आंसर है, मैंने वहां पर अपना आंसर डाल दिया। ठीक है, यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस। अब मैं ये वाला चीज फाइंड आउट करूंगी, यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। तो मैं अभी पैसेज में ये लिखो, ये रहा यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। मुझे बार बार पैसेज पढ़ने का जरूरत नहीं है। सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक मैं सीधा लिख दूंगी यहां पे, एड्स सिंप्लिसिटी। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द फैक्ट। समझ गए हो तुम कि ये तुमको चीजें पहले सवाल देखना है फिर पैसेज पे जाना है, समय बचेगा तुम्हारा। आगे बढ़ जाते हैं। कंप्लीट द वेब क्वालिटीज ऑफ स्वामी। स्वामी की 4 क्वालिटीज देख के इजीली लिख सकते हो। ठीक है, कि बहुत सिंपल लैंग्वेज का यूज करते थे, नॉटीनेस और मिस्चीवियस चीजें जो है उन्होंने डाली हुई थी उसके अंदर, बता सकते हो 4। ठीक है, आगे मैच द वर्ड मिस्चीवियस, एनकम्पासेस, कंसर्न्ड किड्स। बताइए मीनिंग्स। मिस्चीवियस का मतलब क्या होता है, जैसे मिस्चीवियस हो गया नॉटी, बताओ। किड्स के लिए क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। एनकम्पासेस क्या हो जाता है और कंसर्न्ड क्या हो जाता है, कंसर्न्ड क्या हो जाता है,
वर्ड एनकम्पासेस सर्कल्स अराउंड। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, हमें जो जो पहले आता है उसको टिक करते जाओ, ठीक है, जो जो आता है उसको करते जाओ। बहुत सी बार एक आधे का मतलब नहीं भी पता होगा, तो जो ऑप्शन बच जाएगा वो उसका मतलब हो जाएगा। ये एक तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक हो जाती है कि ये तो इसका मतलब नहीं है, ये तो इसका मतलब नहीं है, तो वो जो नहीं है उसको हम निकाल देंगे तो कंफ्यूजन कम होगा, ऑप्शंस कम होंगे, तो चूज इजीली कर पाएंगे और सही होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। मेक इट नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ये वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इसको बच्चे वैसे चेंज कराते हैं जैसा हम टेंसेस में बच्चों को पढ़ाते हैं, बट ऐसा नहीं करना होता, ठीक है ना। अगर ये दिया हुआ है इट इज हार्ड टू इमेजिन, ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन, जहां पर पॉजिटिव सेंटेंस को आपको नेगेटिव में बनाने को बोला है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो ये प्रॉपर एक क्लास मैंने बनाई भी हुई है कि एफर्मेटिव से नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ रूल्स जो होते हैं उनको फॉलो करना होता है, ठीक है, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टैग वाले सवाल बहुत आसान है, यहां पर जो भी आपको दिया रहता है हेल्पिंग वर्ब वगैरह, आपको ध्यान रखना है कि एंड में वही आएगा। और दूसरी चीज, अगर यहाँ पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आता है, अगर यहाँ नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आता है। जैसे आर के नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस, डजंट ही। आर के नारायण लड़के हैं तो डजंट ही आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव था तो हमारा ये नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन टैग वाली भी क्लासेस हो चुकी है, बस क्वेश्चन टैग में यही याद रखना रहता है कि अगर क्वेश्चन टैग मतलब अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप जैसे 2 नंबर का ही सवाल दिया हुआ है तो 2 नंबर के सवाल में आई डोंट थिंक आपको बहुत ज्यादा कुछ लिखना होता है। 2 नंबर के सवाल में आप 40 to 60 वर्ड्स के अंदर अपना आंसर, लाइक 6 लाइंस के अंदर अगर आप आंसर लिखोगे 4 to 6 लाइंस में मोर देन एनफ है, पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। सेंटेंसेस को बिल्कुल सिंपल रखिए, जितना हो सके ग्रामर का मिस्टेक्स कम कीजिए, ठीक है ना। सेंटेंसेस को सिंपल रखिए, ग्रामर का मिस्टेक्स कम कीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स को कम से कम कीजिए, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत कीजिए कि आप बहुत फैंसी वर्ड्स यूज करोगे, आप लोग बहुत फैंसी वोकैबुलरी, आप बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाओगे, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप चीजें ऐसे लिख रहे हो कि सामने वाले को समझ में आ रही है, टू द पॉइंट है, वर्ड लिमिट के अंदर है, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। पूरे में से पूरे भी मिल सकते हैं। देन कम्स द पोइट्री सेक्शन, ये सब आप इजीली कर सकते हैं, स्टैंजास के क्वेश्चंस है, ठीक है ना। बात आती है अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम की, भैया सारे के सारे याद करके चले जाओ। ऑलरेडी मुझे पता है तुम लोगों की हालत इसके अंदर खराब हो जाती है। जितनी भी पोएम्स तुमको दी हुई है उनका तुमको राइटर पता होना चाहिए, टाइटल पता होना चाहिए, सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए, थीम पता होना चाहिए, और कोई 2 से 3 लिटरेरी डिवाइस पता होने चाहिए, ठीक है। इन सब का मिश्रण आपका एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम में आता है। हर एक का याद करके जाओ, बेस्ट चीज है, तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है। पोएम्स को अच्छे से पढ़ो, समझ लो उनको अच्छे से, और उनका थीम और सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए, लिटरेरी डिवाइस पता होना चाहिए, ठीक है। यस, देखो जैसे टाइटल पूछ लेता है, नेम ऑफ द पोइट का आधा नंबर है, राइम स्कीम का 1 नंबर है। बहुत इजी है राइम स्कीम, चलो अभी बता देती हूँ कैसे निकालते हैं। जो भी लास्ट वर्ड होता है ना, जैसे नो को हमने ए लिख दिया, क्या नो 2 के साथ राइम हो रहा है? हो रहा है, तो इसको भी हमने ए दे दिया। क्या ह्योर के साथ राइम हो रहा है? नहीं हो रहा है, पर ये स्नो के साथ राइम हो रहा है, हो रहा है। तो हमारा जो राइम स्कीम हो जाता है वो ए ए बी ए हो जाता है, ठीक है ना। हमारा राइम स्कीम क्या हो जाता है? ए ए बी ए हो जाता है। समझ में आया? बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखो उसने थीम और सेंट्रल आइडिया पूछ लिया इन 2 to 3 लाइंस ओनली, कुछ है ही नहीं, याद करके जाओ। याद ही करना ऑप्शन होता है और कोई ऑप्शन नहीं होता। चलिए, रीड द फॉलोइंग एक्टिविटीज, पैसेज की एक्टिविटीज है, फिल इन द ब्लैंक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट होते हैं ये, कोई तुमको बहुत घुमा के भी नहीं देते। अपना कीवर्ड उठाओ, पावर एंड फोर्स आर टिपिकल ऑफ, तो ये तुमको ढूंढना है बस अब पैसेज में, ठीक है ना। भरतनाट्यम वाज डांस्ड एज, देवदासीज ढूंढना है, ये मैंने करवाया हुआ है, सब कुछ करवाया हुआ है, ठीक है। यस, कंप्लीट द वेब डायग्राम, मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म। अब तुमको पैसेज में यही टर्म ढूंढना है, मेन स्कूल क्लासिकल डांस फॉर्म के।
चारों के डब्बे बना के लिखो, एग्जाम में भी ऐसे ही डब्बे बना के वेब डायग्राम बनाकर लिखकर आना है, ठीक है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए बिल्कुल। एंटोनिम्स लिखने हैं लास्ट में, हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री के लिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो है पढ़ाया गया है आपको, प्रॉपर एक वीडियो डला है, एक टेबल है, उस टेबल में सब कुछ है, कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनेगा, कब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनता है, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, सब कुछ है, सिर्फ वो एक टेबल दिया है मैंने, ठीक है ना। भरतनाट्यम इज द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, इसको पॉजिटिव में चेंज करो। पता है तुमको कि अगर दी मोस्ट दिया हो, कि दी और सुपरलेटिव डिग्री अगर दिया हो तो हमको कैसे चेंज करना है, ठीक है। हाँ, नो अदर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया इज एज गुड एज भरतनाट्यम, बन गया, बना या नहीं, कोई भी दूसरा डांस फॉर्म इंडिया के अंदर इतना अच्छा नहीं है जितना कि भरतनाट्यम, इतना पॉपुलर नहीं है, इज नॉट एज पॉपुलर एज सिंपल एज दैट। ये सारे रूल्स है टेबल में दिए हुए हैं, जाके चेक कर लो, ठीक है। चलिए, समरी राइटिंग के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। समरी राइटिंग के अंदर हमको बेसिकली क्या करना है, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डिलीट करना है। कोई भी एक चीज दिया हुआ है, अगर उसके 4 टाइप्स दिए हैं तो उन 4 टाइप्स में से 3 हटा के एक मेंशन कर दो, एक उसको मेंशन कर दिया और तीनों के बारे में लिख दिया एंड मेनी अदर्स, है ना, कुछ भी, पर वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हटा दो, बस एक्स्ट्रा वर्ड्स हटा दो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हटा दो। किसी को अगर बताया गया है कि ये 4 प्राइज मिले हैं तो उसमें से सबसे बड़ा वाला प्राइज बता दो कि उसको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें से एक था नोबेल प्राइज, तो ये सबके नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। क्लासिकल डांस के ये 4 नाम और है तो उसमें से केवल एक नाम बता दो कि क्लासिकल डांस को इन 4 नामों से जाना जाता है, जिनमें से एक है ये। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हटाओ, छोटा करो उसको, ठीक है, वही होता है समरी। तो वर्ड लिमिट के अंदर तभी आपका कंप्लीट हो सकता है चीजें, ठीक है, ठीक है। चलिए, लेटर राइटिंग के अंदर बच्चों इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट। अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि मैम हमको फॉर्मल लिखना चाहिए या इनफॉर्मल लिखना चाहिए, कंप्लीटली अप टू यू। बच्चों को ज्यादा इजी लगता है इनफॉर्मल, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि तुम फॉर्मल लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, इनफॉर्मल लिखोगे तो कम नंबर मिलेंगे, ये चीज नहीं होती। तो इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल जहन से निकाल दीजिएगा कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ठीक है। फॉर्मेट का ध्यान रखो, ठीक है ना, प्रॉपर। आपको लग रहा है कि आपके यहाँ पे जो फॉर्मेट, आपके स्कूल में जो फॉर्मेट बताया गया, बेशक उसको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फिक्स्ड लाइंस होती है, उनको फॉलो करो, आराम से आप लिख लोगे सारा, ठीक है। हाँ, फॉर्मेट का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी टॉपिक दिया हुआ है उससे रिलेटेड 3 पैराग्राफ में बांटो अपने लेटर को, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन में डाला है, फिर बॉडी आई है, फिर कंक्लूजन आया है, ठीक है ना, इस तरीके से लिखना जरूरी है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा बिल्कुल एब्सोर्डली लिखना स्टार्ट कर देते हैं जब गलतियां होती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में बताओ कि आपका ये लेटर जो है ये किस बारे में है, फिर उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं 2 से 3 प्रॉब्लम्स मेंशन करो, फिर कंक्लूजन में थोड़े से सोल्यूशन बताओ और कंक्लूड करो कि भाई मैंने ये लेटर लिखा है, इस पे थोड़े से एक्शन ले लेना, वैसा वाला सीन, ठीक है। सब कुछ मैंने कराया हुआ है, एवरीथिंग सब कुछ बताया हुआ है। देखो, ये समर कैंप फॉर टीनेजर्स, आपको जो भी हिंट्स यहाँ पे दिए रहते हैं ना, डू यूज देम, उन सबको यूज करो 100%। जैसे यूथ क्लब पुणे प्रेजेंट समर कैंप फॉर टीनेजर्स, स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग हो रहा है, योगा और जुम्बा, ट्रैकिंग, फन गेम्स, वाटर स्पोर्ट्स। अपने भाई को इनफॉर्मल में लिख दो कि आजा ज्वाइन करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज हो रही है, मजे करेंगे एंड ऑल। तो मुझे लगता है बच्चों को ईजी लगता है इनफॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी लगता है, करो, क्योंकि उसमें फॉर्मेट में भी कम चीजें होती है, ठीक है, और आप अपने मन से कुछ भी लिख भी सकते हो, ठीक है ना, तो हो जाएगा बढ़िया। ऐसा नहीं है कि उसमें तुमको कम नंबर मिलते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए, डायलॉग राइटिंग, ड्राफ्टिंग अ स्पीच। स्पीच राइटिंग बहुत आसान है। स्पीच राइटिंग के अंदर बस 2 से 3 बातें जिनका ध्यान रखना होता है कि आपका स्पीच टू द पॉइंट होना चाहिए, 1-2 कोट्स उसके अंदर होने चाहिए, ऑडियंस के साथ इंटरैक्शन थोड़ा सा होना चाहिए। स्टार्टिंग के अंदर जिस भी टॉपिक पर आपको स्पीच लिखने के लिए दिया है वो टॉपिक का इंट्रोडक्शन जरूर होना चाहिए, ग्रीटिंग जरूर होना चाहिए। शुरुआत में आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है, आप सारे ऑडियंस को ग्रीट करोगे, ये वाली चीज स्पीच राइटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसकी कुछ फिक्स्ड लाइंस भी मैंने अपने वीडियोस में बताई हुई है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, चलो, बढ़िया, बहुत बढ़िया।
डायलॉग लिखने होते हैं, तो ये बहुत ईजी है यार, इन सब में कुछ भी नहीं है ऐसा कि कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाना होता है। और देखो यहाँ पे इन्होंने ना वेजिटेबल और कंप्लीट फूड, सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, लाइफ सपोर्टिंग, उसने सारा तुमको दे दिया, इतने पॉइंट्स तुमको दे दिए, तुम्हारा सारा काम आसान कर दिया। अगर तुम एक पॉइंट को लेके एक लाइन भी लिखते हो, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन्स का कंटेंट तुम्हें ऑलरेडी दे दिया है। 5 नंबर के सवाल में तुमको हार्डली 10 से 12 लाइन लिखना है, इससे ज्यादा लिखना भी नहीं है। 100 to 120 वर्ड्स बोलते हैं, 10 से 12 लाइन में 100 to 120 वर्ड्स हो जाते हैं, बढ़िया है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर उससे भी इजी है, वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल, जो भी जानकारी दिया है तुमको वो डालना ही डालना है। अब जब हमें इंफॉर्मेशन वर्बल से नॉन वर्बल में डालना होता है तो हमें जानकारी को बिल्कुल क्रिस्प करना है, बिल्कुल छोटा सा करना है, उसको एज इट इज पूरा का पूरा उठा के मत चिपकाया करो। बच्चे ये गलती करते हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस उठा के वहां पे डब्बों में डाल देते हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं करना। उसको शॉर्ट में कर दो, मेन कंटेंट उठा लो उसका और वो लिख दो, ठीक है। और नॉन वर्बल टू वर्बल में डालना है तो वो जो एक टर्म दिया हुआ है उससे पूरा सेंटेंस बना दो और अपना कुछ ऐड कर दो। प्रैक्टिस करो लिख लिख के इन चीजों की, तभी हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं हो पाती है, ठीक है। हर एक पॉइंट, बस पॉइंट्स को मत छोड़ो, जो जो चीजें दी हुई है उनको छोड़ो मत, हर एक पॉइंट को यूज करो, ठीक है। चलिए, तो यस, न्यूज रिपोर्ट बहुत आसान है। कई बच्चों को ऐसा लग रहा था कि जो मैंने फॉर्मेट बताया है, मैंने जो आपको फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट को फॉलो करोगे, हर एक टाइप का न्यूज रिपोर्ट का मैंने तुमको एक टेबल दिया है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तुम ये 4 चीजें लिखनी जरूरी है कि एक्सीडेंट कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कोई चश्मदीद गवाह था क्या, एक्सीडेंट के बाद पुलिस कब आई, एम्बुलेंस कब आई, कोई कैजुअलिटीज हुई क्या, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए। मैंने तुमको वो पूरे पॉइंट्स दिए, अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उनको कैसे यूज करना चाहते हो। कोई भी एक रिपोर्ट, कोई भी स्कूल का एनुअल फंक्शन हुआ, तुमको उस पर रिपोर्ट लिखनी है, तो तुमको मैंने बता दिया भाई एनुअल फंक्शन में कौन कौन गेस्ट आए, किस थीम पर था, किन्होंने पार्टिसिपेट किया, ऑडियंस कौन थे, प्राइज में क्या दिया गया, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका था, ये पॉइंट्स दे दिए मैंने तुमको उसमें। अब तुम उसको लिखो, जैसे यहाँ पे हेडलाइन दे देते हैं, डेट लाइन, इंट्रोडक्शन, शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ। ये जो शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ है इसी में तो वो सब चीजें लिखनी है, और वो यही देखेगा कि आपने क्या लिखा है इसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर, तो किस टाइप की रिपोर्ट के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो मैंने उसके अंदर बताई हुई है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। ये सब ट्रांसलेशन वगैरह वाले क्वेश्चन है, दे आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ये सब प्रैक्टिस के काम वाले सवाल है, ठीक है। यस, चलिए, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, इनको भी आपको याद ही करना होगा, जितना ज्यादा पढ़ोगे इनके बारे में उतना ज्यादा तुमको याद हो जाएगा, मीनिंग पता होगा तो तुम डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो थी पेपर एनालिसिस पे कि किस तरीके का पेपर आता है, क्या क्या चीजें पढ़नी रहती है। इन सभी टॉपिक्स पर मैंने क्लासेस ऑलरेडी डाली हुई हैं, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डलवा दूंगी, प्लीज जाके देखना जरूर उन वीडियोस को, उनमें मैंने ये सब चीजें कवर की हुई हैं, ठीक है। और अब आगे आने वाले दिनों में ना हम लोग मैराथन्स भी होंगी हमारी, ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और टेंशन मत लो, जैसे ये थर्ड लैंग्वेज वाला है वैसे फर्स्ट लैंग्वेज वालों के लिए भी बनाऊंगी, सबके लिए सारा कंटेंट यहां पर तुमको मिलेगा, और इंग्लिश की इससे बेस्ट तैयारी तुमको और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताओ तुम फर्स्ट लैंग्वेज के हो या थर्ड लैंग्वेज के हो, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।